Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora. And friends, we are continuing with our series of Mission-Mussoorie-Important series for UPSC CSE 2021-22. तो ये सीरीज मैंने जानबूझ के तुम सब लोगों के लिए बनाई थी बिकॉज मुझे मालूम था दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव बिकम अ हेडलाइनर नाउ. एवरी नाउ एंड देन तुमको नोटिस करते होगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल इंटरवेंशन, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू जुडिशरी इज नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द हेडलाइंस ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ सीरीज विच विल केटर टू द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो एवर सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ मैंने ऐसे विद यूजिंग माय ओन guesswork as well as my limited experience in teaching, मैंने ये सोचा why not take the Supreme Court landmark judgments and concisely teach you all. अब concisely क्यों मैं सिखा रहा हूँ? Concisely इसलिए मैं सिखा रहा हूँ because आमतौर पे Supreme Court judgments और large number of और huge volume 600, 700, 800 pages की judgments होती है. Plus वो technical language होती है and it is very very difficult for most of you to understand this. So I thought why not make it इन ए सिंपल लैंग्वेज. ना तो तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है और अगर तुम नॉन लीगल बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारे लिए समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो आई हैव डन फॉर यू 14 जजमेंट्स टिल नाउ in this series. We are today doing the 15th judgment and this is the landmark case called as the Minerva Mills case. So ये बड़ा ही important case है and I'm sure that you will be understanding कि तुम्हें Minerva Mills case actually तुमने basic structure doctrine के साथ भी पढ़ा होगा. So might as well make use of it. तो ये है मिशन मसूरी. बिकॉज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो जगह है जहाँ का तुम्हारा पहुँचने का इरादा है. और मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जो कुछ भी मैं तुमसे, जो कुछ भी मुझसे हो सकता है, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू अचीव योर एम्स. सो इसी सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट करेंगे मिनर्वा मिल्स केस एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स जब हम मिनर्वा मिल्स केस खत्म कर देंगे तो आई एम श्योर दैट यू नो एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू नो. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव, मेरे रेफरल कोड SIDLIVE, सिड लाइव कोड से नाम से जाना जाता है. जब भी तुम पॉलिटी या फिर प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे, जब भी तुम पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहां पर एक रेफरल कोड की जगह आएगी. वहां पर सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज करो, तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. उसी तरह से जब तुम किसी कॉम्बैट कोर्सेस या फिर किसी स्पेशल क्लास को अटेंड करो देन यू शुड यूज सिड लाइव और आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू टू टीम सिड लाइव. सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो हम एक दूसरे से मुखातिब हुए, वी आर एबल टू मीट ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसे अनअकैडमी बोलते हैं. एंड आई एम श्योर दैट बहुत जल्दी दिस विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. और उसका रीज़न है, उसका रीज़न है कि जब तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें ह्यूज एडवांटेजेस होते हैं, अनबिलीवेबल एडवांटेजेस है. एडवांटेजेस लाइक तुम्हें डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, तुम पढ़ते पढ़ते अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस विद हिम, तुम उनसे उसी समय अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर देयर एंड देन. प्लस क्योंकि सारे के सारे लर्नर्स एक साथ होते हैं, जब पोल्स कंडक्ट होते हैं तो हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा वेयर डू यू स्टैंड. तो इससे कंपटीशन की भी भावना रहती है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है ये सारे के सारे और इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की वजह से कोई हैपहैज़र्ड प्रिपरेशन नहीं होती, तुम्हारा टाइम बहुत बच जाता है और तुम एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करते हो जिसमें हम बार बार तुमसे लाइव टेस्ट लेते रहते हैं, क्विजेस लेते रहते हैं, तुम्हें एनालिसिस का रिजल्ट मिलता रहता है. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तुम्हें सारे के सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे. तो जब तुम लाइव वॉच कर सकते हो तो ठीक है, बट बाय चांस अगर मिस भी हो गया तो यू हैव द रिकॉर्डेड वर्जन विद यू. तो अनअकैडमी का डाउनलोड करो ये ऐप जिस इज अवेलेबल बोथ ऑन गूगल प्ले एज वेल एज iOS. और तुम उसी तरह से मेरे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और अगर तुम्हें ये कोड दिखाई दे रहा है तो तुम इसको स्कैन करके डाल दो तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो. तो यू कैन गेट ऑल द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, सारे के सारे कोर्सेज अंडर वन रूफ.
तो बेटा जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे लर्नर्स के साथ इसी तरह के नाते हो जाते हैं। तो ये देखो, मुझे जैसे मेरे ही टेलीग्राम पर किसी ने, मिस्टर उदित करके मेरे ही एक लर्नर है, उन्होंने मैसेज भेजा है, तो तुम इसको पढ़ोगे, सर योर स्टाइल ऑफ टीचिंग अलॉन्ग विद सिंप्लिसिटी विच यू पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट इज अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर डूइंग सेल्फ स्टडीज, योर स्टोरीज, योर फोन नंबर। अब ये फोन नंबर मेथड है, ये हम शॉर्टकट मेथड्स आपको बता देते हैं ताकि तुमको क्विकली रिवाइज होने लग जाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जिस तरह से उदित और ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तुम भी इसका फ़ायदा उठाओ एंड मेक योर ड्रीम्स एटलीस्ट टेक द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप्स इनटू रियलिटी। तो जब भी तुम इनको ज्वाइन करोगे, यूज द कोड सेड लाइव, वो चाहे तुम 12 मंथ कोर्स ज्वाइन करो, चाहे 24 मंथ, चाहे 36 मंथ कोर्स, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम लोग अगर 2021 में या 22 में अटेम्प्ट करें तो टेक अ 12 मंथ और 24 मंथ कोर्स, और अगर तुम्हारे पास 2 साल से ज़्यादा है तो टेक अ 36 मंथ कोर्स। तो मेरा काम है तुम्हें समझाना, चाहे वो जीएस हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, you should use the code SEDLIVE and I'll be very very happy to teach you. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision now. अपना करियर बनाओ। तो आज हम जो केस कर रहे हैं उसको मिनर्वा मिल्स केस कहते हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट का केस बोलते हैं तो उसमें एक्चुअली उसको टेक्निकली कुछ इस तरह से बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि जिसका फैसला हुआ था, जजमेंट आई थी इन 1980। तो ये बेंच था जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ का, एंड आई होप यू आर नोटिसिंग सिंस देयर आर 5 जजेस और मोर, तो 5 जजेस होने के वजह से दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरप्रिटेशन का टॉपिक होगा। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस एट मच इन लेंथ। टू अंडरस्टैंड मिनर्वा मिल्स केस, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ अप दे देता हूँ। सो ये ब्रीफ अप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज तुम मिनर्वा मिल्स केस की रियल इंपॉर्टेंस को पहचान नहीं पाओगे। सी सारी स्टोरी और सारी फसाद का कारण is a problem which is lying in the interpretation of the constitution. एक जगह पर है फंडामेंटल राइट्स और एक जगह पे है आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है। नाउ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है, वहां पर लिखा हुआ है दैट आपको किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को ना वायोलेट करना चाहिए, ना अब्रिज करना चाहिए, ना कॉन्ट्रावीन करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 13 कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायोलेटेड, कैन नॉट बी अब्रिज, कैन नॉट बी कॉन्ट्रावीन। जबकि आर्टिकल 368 का अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा खतरनाक सा खेल हो गया। यहाँ लिखा है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट वायोलेट एवरेज कॉन्ट्रवीन, और यही कथा चलती चली गई। ऑलराइट, विच लेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसको हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। और जब हम, जिन लोगों ने मुझसे प्लस क्लासेस में पढ़ा है उनको तो इसके बारे में इतना मालूम है, वो बुक लिख सकते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया ऑफ केशवानंदा भारती केस। ये आई होप थोड़ा बहुत तुमको सबको आइडिया है। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्राइन का इजाद किया जिसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बन तो गया, लेकिन अभी इसका यूटिलाइजेशन होना बाकी था। सो कुछ हद तक इन द 1975 इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ओके, इसका यूटिलाइजेशन हुआ। ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है इन प्लस क्लासेस, ओके, और दोज ऑफ यू मिस्ड इट प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि अभी इसका टेस्ट होना, भयंकर टेस्ट होना बाकी था, और इस दौरान कुछ हुआ, और वो एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ, वॉज द नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन्वोक की ऑन 25 जून ऑफ 1975। 25 जून 1975 को जो इंटरनल इमरजेंसी हुई, ये चली 21 मार्च 1977 तक। और इस दौरान क्योंकि ऑपोजिशन वगैरह सबको जेल में डाल दिया गया था,
सो पार्लियामेंट वॉज प्रैक्टिकली द प्ले फील्ड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया जिसको बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को सरकास्टिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। रीजन ये कि उन्होंने बहुत मेजर चेंजेस कर दिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड के तहत एक स्टेप लिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 368 में चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, और उन चेंजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स डाले गए जिससे हमें लगा कि कोर्ट्स की जिन पावर की वजह से, जिनको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू पावर्स, वो हटा दी गई। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू बाय शोइंग यू एग्जैक्टली आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4। तो अभी मैं थोड़ी देर से पहले ये आपको बता देता हूं, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। सो द केस टाइटल ऑफ दिस was Minerva Mills versus Union of India 1980, or as I told you the bench is headed by Justice Y.V. Chandrachud। और ये इस केस में जो सिचुएशन थी, ये मिनर्वा मिल्स था क्या, ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस टेक्सटाइल फैक्ट्री, इस अंडरटेकिंग को नेशनलाइज कर दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था। ये रियल फैक्चुअल बैकग्राउंड है। Under the provisions of what is called as Sikh Textile Undertakings Nationalization Act of 1974। अब इस लॉ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उन्होंने एक कमिटी बनाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 to make a complete investigation of affairs of Minerva Mills Limited, as it was of the opinion that there was or likely to be a substantial fall in the volume। उन्होंने, ये कमेटी ने 1971 में अपना डिसीजन दिया और सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया। नाउ द सिचुएशन वाज कि इस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट हम जब जा रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। सो द पॉइंट वाज कि इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, which deprived the fundamental rights of the supremacy and made them subordinate to directive principles of state policy। तो यहां पे बोला गया 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आप अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऐसे तो बड़ी गलत बात लग रही है। अमेंडमेंट पावर्स तो लिखी होती है आर्टिकल 368 में, बिल्कुल। और प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अनुसार, केशवानंदा भारती केस के अनुसार, जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट्स की वो पावर जिसके थ्रू वो ये चेक कर सकते हैं वेदर एक लॉ लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वेदर एक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है, वेदर एक एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट माना गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल पार्ट माना गया। लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने भयंकर काम कर दिया। उस 42nd अमेंडमेंट ने इस आर्टिकल 368 में चेंजेस कर दिए और दो क्लॉजेस डाले। वन इज कॉल्ड एज आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और दूसरा इस आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5। ये सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से डाले गए। अब आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा कि इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है। घबराने वाली बात यह है कि अगर आप आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 देखोगे तो आप घबरा जाओगे। मतलब आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नो अमेंडमेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, नो अमेंडमेंट, कोई भी चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स which were made or are purported to be made, मतलब planned to be made, shall be called in question in any court on any ground। पॉइंट अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूं तो इसका मतलब है कि आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी अमेंडमेंट को
वो फिर चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट को भी टेक ओवर करने का हो, उसको आप किसी भी कोर्ट के सामने किसी भी हाल में किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं करोगे। और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 में और भी खतरनाक लाइन डाल दी गई। उसमें लिखा, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन whatever on the constituent power of the parliament to amend by the way of addition, variation or repeal the provisions of this constitution under this article। मतलब आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 क्लियरली बोल रहा है कि आज के बाद पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो ऐड करना है, चाहे चेंज करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, वो अनलिमिटेड है। उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं डाली जा सकती, इंक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू। बिकॉज 368(4) बोल रहा है कि कोर्ट्स अब जुडिशियल रिव्यू को नहीं यूटिलाइज कर सकता, और 368(5) बोल रहा है कि हम लोग अनलिमिटेड पावर्स का मालिक है, एज इन द पार्लियामेंट कैन यूज एनी थिंग अंडर आर्टिकल 368 बेरोक टोक। वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं। अगर तुम इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करो, तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेन एवर वी आर स्पीकिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी, तो ये सबसे खतरनाक चीज हो सकती है कि अगर किसी को अनलिमिटेड पावर मिल जाए। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब है, चाहे अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्ट हो, तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं होना चाहिए जो कि अनलिमिटेड हो, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चेक ना हो। अगर ऐसा हो गया तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहकर डिक्टेटरशिप की तरफ हो जाती है, डिस्पोटिक हो जाती है वो गवर्नमेंट। तो जब आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 इंसर्ट किए गए, तब तो इसको कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब डाला गया था, उस समय इमरजेंसी चल रही थी। बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी चल रही थी और बहुत सारा सिविल राइट्स निकाल दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स निकल गए थे, ऑपोजिशन के बहुत सारे मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया था। नाउ जब ये इमरजेंसी खत्म हुई, तब तक आ चुका था 21 मार्च 1977। तब मिनर्वा मिल्स वाला इंसिडेंट हुआ, और इस इंसिडेंट के थ्रू इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनर्वा मिल्स को टेक ओवर किया था, तो उन्होंने उनको टेक ओवर किया था सिक टेक्सटाइल्स अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1974 में। इस लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और रादर द गवर्नमेंट ने, उठाकर एक शेड्यूल में डाल दिया था, विच वॉज कॉल्ड एज 9th शेड्यूल। द 9th शेड्यूल जो था, उसमें जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं था। नाउ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट यहां पर यह था कि जो पिटिशनर थे, यानी कि मिनर्वा मिल्स थे, वो ये बात बोल रहे थे कि आप आर्टिकल 368 को लेकर अनलिमिटेड पावर्स नहीं यूटिलाइज कर सकते। इन अदर वर्ड्स, आप जुडिशियल रिव्यू को रिमूव नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो कि अगर, विच वॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड, जो मैं बाद में बताऊंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्राइमेसी देते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स। मिनर्वा मिल्स यानी कि पिटिशनर का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद एक और नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको चंपकम डोराय राजन केस बताऊंगा, जिसमें 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्सोल्युटली विदाउट आयोटा ऑफ डाउट डिक्लेयर कर दिया था कि जब भी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में डिस्प्यूट आएगा, it will always be fundamental rights which will prevail. Hence, the bottom line of this case was, क्या Article 368 subclause 4 and 368 subclause 5 are they unconstitutional? Are they ultra vires? तो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के दिया। ओके, मैं पूरा यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पर आ गया
ताकि अब तुम्हें इस लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 एंड 5 डाला गया है, इज इट अल्ट्रा वायस यानी कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड दैट इज द एंटायर रीजन। तो मैं आगे गया और वापस घुमा के आया ताकि यू आर एबल टू कनेक्ट इट। तो फिर जब यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट को बुलाया गया, ओके, जो कि सेकेंड पार्टी था, उनसे पूछा गया द सेम क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टेट है, ओके, जो गवर्नमेंट है, उसको अलाउ किया जाए कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के लिए जो कुछ भी करे, जो कुछ भी करे, उसको रोका टोका नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम डीपीएसपीस के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाने को बोलता है, अगर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो, और अगर हमने कोई लीगल प्रोसीजर को हटा दिया, ओके, जो कि एक्चुअली मेरा प्रोसेस रोक रहा है। देखो, लॉ के प्रोसेस में आपको दोनों साइड से सुनना होता है। सो द गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं डीपीएसपी है, डीपीएसपी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। So if it is already written in the constitution, and if we are trying to exclude some legal procedure which are obstructing us from implementing the DPSPs, then I don't understand why should it be considered as violating the basic features of the constitution, because हम तो public interest में कर रहे हैं। तो स्टेट ने फिर कंटिन्यू किया दैट अगर हम ये वाली सिचुएशन बना रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स खुद ही फाउंडेशन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है। तो अगर हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसमें कि इसी डीपीएसपी के गोल्स अचीव हो रहे हैं, सो हाउ, मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि हाउ इज इट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फाइनली इट इज देयर कि अगर हम डीपीएसपी करते हुए, चलो यार हो भी गया, किसी का कुछ नुकसान हो भी गया, बट वो अनइंटेंशनल है, ओके, तो मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता। इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे दो मेन कॉन्सेप्ट्स आ गए। वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, दूसरा कैन यू टेक अवे जुडिशियल रिव्यू और नॉट। तो दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर क्लियर हो गई एंड द सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट यूज की। द सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया दैट आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 जो कि एक अनडिफाइंड पावर देती है, एक अनडिफाइंड पावर देती है टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉसिबल नहीं है कि ये हम अलाउ करें। द रीजन टू हियर इज दैट अगर किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना, अगर आप उसको एक अनडिफाइंड पावर दे दो, ओके, वो एक अनलिमिटेड पावर हो, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता चले जाएगा, करता चले जाएगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। और अगर उस चीज़ का अंत ही नहीं है तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा लगने लग जाए जैसा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी शक्ल सूरत, उसके स्पिरिट, उसका एंटायर इंटेंशन वही खत्म हो जाए। इफ यू रिमेंबर केशवानंदा भारती केस, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में यही वर्ड यूज किया गया था कि इट इज द बेसिक फैब्रिक, इट कम्स आउट ऑफ द वेरी विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये आपने इतना अनलिमिटेड पावर दे दिया तो फिर तो कहानी खत्म कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी बदला जा सकता है। वी कैन नॉट अलाउ दैट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है पार्लियामेंट को। और इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करूं तो एक्चुअली बोला गया दैट द लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट, लिमिटेड, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, लिमिटेड अमेंडिंग पावर द कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट इज नॉट अमेंडिंग पावर, इट इज द लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर था दैट मिनर्वा मिल्स केस में यह बात बोल दी गई दैट आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 and 5 आर टेकिंग अवे जुडिशियल रिव्यू, and since it is taking away judicial review, we are declaring it as ultra vires. In other words, ये वो केस था जिसने केशवानंदा भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मान रखा और रादर इवॉल्व किया। सो अमंग्स्ट द फर्स्ट केसेस वाज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, बट अ लैंडमार्क केस वाज मिनर्वा मिल्स केस, जिसने एक्सप्लोर किया
कि कहां पर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड टू बी अंडर जुडिशियल रिव्यू. सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोली और इसको बहुत ध्यान से सुनना. A limited, this is quotes, okay, so it is exactly what was written in the judgment. A limited amending power is one of the basic features of the Constitution of India, and therefore the limitations on that power cannot be destroyed. मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें मैथमेटिकली समझा देता हूँ. तो आर्टिकल 368 के पास अमेंडिंग पावर्स है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. तो आर्टिकल 368 के पास अमेंडिंग पावर्स है. नाउ ये खेल बार बार चेंज होता गया. हमको इसको लिमिटेड अमेंडिंग पावर बनाना था. पहले सोचा गया कि फंडामेंटल राइट्स इसको लिमिट करता है. ये केस फंडामेंटल राइट्स का और आर्टिकल 368 की लड़ाई बड़ी लंबी गई. ओके, लेकिन आईसी गोलकनाथ केस ऑफ 1967 जो मैंने पहले पढ़ा दिया, तो अगर तुमने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज देख लो. आईसी गोलकनाथ केस ने ऑफ 1967 इस बात को मान लिया था कि आर्टिकल 368 को लिमिट करने का काम फंडामेंटल राइट्स करते. ये 1967 का केस था. उसके तुरंत बाद जब आईसी गोलकनाथ केस चैलेंज हुआ तो आया केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस ने बोला कि नो, ये लिमिट जरूर होगा लेकिन वो फंडामेंटल राइट से लिमिट नहीं होगा. ये लिमिट होगा ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 368 को लिमिट करने का काम करेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लेकर जा सकता. इन अदर वर्ड्स, हमें उनको लिमिटेशन देना जरूरी था. तो अगर तुम इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पढ़ा जाएगा, यहां पे लिखा है द लिमिटेशंस ऑन दैट पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. यानी कि आपको आर्टिकल 368 को कोई ना कोई लिमिट देनी है. फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लिमिट है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. उनमें से एक एग्जाम्पल था जुडिशियल रिव्यू. लेकिन अगर तुम अभी अभी पढ़ रहे हो तो तुमने नोटिस किया कि आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 इस जुडिशियल रिव्यू को लेकर जा रहा है, विच व्यू कैन नॉट अलाउ. और वही हुआ. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy its basic and essential feature. The donee of a limited power cannot, by the exercise of that limited power, convert the limited power into an unlimited one. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको एक लिमिटेड पावर दी है. द कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एक लिमिटेड पावर दी है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 368 के फॉर्म में पार्लियामेंट को एक लिमिटेड पावर दी है. अब उस लिमिटेड पावर को हम आर्टिकल 368 बोलते हैं. अब व्हाट इज द पार्लियामेंट ट्राइंग टू डू कि वो इस लिमिटेड पावर को यूज करके अपने आप को अनलिमिटेड बनाने की कोशिश कर रहा है. ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज देने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने तुमको लिमिटेड पावर दी है. तो तुम उसको छेड़खानी करके अपने आप को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते. हेंस क्लॉज 4 and 5 were both held as unconstitutional and void, and that is why हमने प्रोटेक्ट कर लिया what is called as judicial review number 1, and number 2 हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया from what is called as an unlimited constitutional or constituent power under article 368. तो मिनर्वा मिल्स केस बहुत ही important part था, because this was a case which for the first time, or rather for the first big time, right, was the one which was instrumental in evolving the basic structure doctrine. So it was a very beautiful case, और Supreme Court ने reiterate किया the principle laid down in Keshavananda Bharati case, that the power of the parliament to amend the constitution under article 368 was limited, or this is limited. Step number 1. Step number 2, basic feature of the constitution cannot be amended
or violated. So ये दोनों ही important points was reiterated. Actually केशवानंदा भारती में already decided था, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मिनर्वा मिल्स केस was one of those cases जहां पर इसको evolution, जिसको actually expressly use किया गया. So इस केस को ऐसे याद रखा जा सकता है that the case sustained the basic structure doctrine. It sustained the basic structure doctrine or the evolutionary steps took over. बहुत बाद में मिनर्वा मिल्स केस कई बार साइट किया गया है जब भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवन इन फ्यूचर यूटिलाइज किया. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, जिसने अनलिमिटेड पावर्स दिए थे पार्लियामेंट को अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगेंस्ट हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे. It could have really damaged the balance of power. The court ने ये बोला that we hold the challenge provisions as unconstitutional. तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे and that will be the end of the issue. So Minerva Mills case को हमें ऐसे भी याद रखना चाहिए that यहाँ से खत्म हो जाती है story with regards to the entire saga of basic structure doctrine, because अपेरेंटली इससे पहले जो कुछ भी होता था, जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसाइड करता था, थोड़ी देर बाद मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट या नेहरू साहब की गवर्नमेंट या कोई भी जो भी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी, दे यूज्ड टू डू समथिंग अगेंस्ट इट. लेकिन 1980 का ये केस प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है. जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्लास में पढ़ा था तो मैं 1950 से स्टार्ट करता हूँ, 1980 तक खत्म हो जाता है. और फिर बहुत बाद में एक आयर कोयलो केस आया था, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू. और ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है. सो माई फ्रेंड्स, एक छोटे से टाइम में मैं तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड केस बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स में पढ़ा सकता हूँ. इसीलिए आई थिंक आई हैव द राइट टू एक्सप्लेन दिस टू यू दैट यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. अगर हम प्लस क्लासेस में आओगे तो तुम्हें मैं बहुत सारे और एस्पेक्ट्स और बहुत सारे और कनेक्शंस पढ़ा सकता हूँ. चॉइसेस आर योर्स. टेक अ 12-month course, 24-month course, a 36-month course. I'll be very happy to teach you. Always use the code SIDLIVE, SIDLIVE. जब तुम रेफरल कोड यहाँ पर जैसे डालोगे, जहाँ पे रेफरल कोड डालोगे तो यूज द कोड SIDLIVE, you will get an immediate 10% discount and I'll be very happy to teach you. तो अगर तुम इस तरह से हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जहाँ पर you know a beautiful relationship is emerging between us and the learners, so I'll be very happy to teach you. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision now. Polity simple हो जाएगा और manageable हो जाएगा for all of you. I think it is a huge method of how you destroy the competition. So I welcome you to Polity with Sid Live, right? And in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, my friends, God bless and thank you.